हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। आज हम मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुक लिस्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना कि प्रीलिम्स में जो पढ़ा है वो सब आपका मेंस में काम आने वाला है, ज़्यादातर चीज़ें। ठीक है, तो जो प्रीलिम्स में पढ़ा है वो तो आपको पढ़ना ही है, साथ साथ मेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि मेंस का नेचर जो है वो प्रीलिम्स से अलग है। प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, मेंस का जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, उसमें आपको लिखना पड़ता है। तो उस पेपर की डिमांड अलग है, तो थोड़ा सा हमें बुक लिस्ट पे भी चेंज करना पड़ेगा। चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो हमने प्रीलिम्स में पढ़ा उसी में हमें थोड़ा ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात आपको एक चीज़ अच्छी याद रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि वो ये याद रखनी है कि एनसीईआरटीज़ जो मैंने बताई हैं, एनसीईआरटी जो भी मैं बता रहा हूँ आपको स्टडी मटेरियल आज पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको वो पढ़ना है, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, जो मैं बताऊंगा वो एक्स्ट्रा है। हालांकि मैं एनसीईआरटी भी बता दूंगा बीच बीच में, एनसीईआरटी का भी जिक्र आएगा। लेकिन अगर मैं कहीं पे बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी नहीं, अगर मैं कहीं पे एनसीईआरटी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है। एनसीईआरटी बेसिक है, उसके बाद आपको क्या करना है वो हम आप यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीएस पेपर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेंस में 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर होते हैं। ठीक है, 4 पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। ठीक है, एक पेपर ऐसे का होता है, हो गए 5। 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं, वो हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑप्शनल सबका अलग अलग होता है और उसके लिए अलग तरीके से तैयारी की जाती है, उसकी बुक लिस्ट भी अलग होती है और ऑप्शनल की। ठीक है, 2 पेपर जो होते हैं वो होते हैं क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, ये लैंग्वेज पेपर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो इंग्लिश का होता है, तो ये कंपलसरी है सबके लिए, इसमें सबको क्वालिफाई करना ही करना है। सेकंड पेपर जो होता है वो होती है कोई भी लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज आपको लेनी है। वो लैंग्वेज जो है ज़्यादातर जो 8 शेड्यूल में हमारी लैंग्वेज जो स्पेसिफाई है उनमें से कोई एक लैंग्वेज होती है, उनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी होती है। तो एक लैंग्वेज, ये 2 पेपर है, ये क्वालिफाइंग है, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल पेपर के बारे में भी ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो इन चारों पेपर्स को अगर हम निकाल दें तो हमारे पास 5 पेपर बचे जिनके लिए हमें बुक लिस्ट बतानी है। ठीक है, तो 4 पेपर जीएस के, एक पेपर ऐसे का। अब आ जाओ जीएस पेपर 1 की जब हम बात करते हैं, जीएस पेपर 1 में 4 मेजर जो हैं क्या बोलते हैं टॉपिक्स हैं। पहला हमारा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जिसको कि हम कल्चर बोलते थे, आर्ट्स एंड कल्चर बोल देते हैं। ठीक है, इससे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा है हमारा हिस्ट्री, इसमें वर्ल्ड और इंडियन दोनों आ जाती है, इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। अब एक बात यहां पे ध्यान रखने वाली है कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो प्रीलिम्स में नहीं आती, वो सिर्फ मेंस में आती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपको प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल नहीं पढ़नी है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस के लिए ही पढ़नी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तीसरा हमारा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है ज्योग्राफी। ठीक है, और चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी सोसाइटी। ये 4 मेजर सेक्शंस है हमारे जीएस पेपर 1 में। अगर हम एक एक करके बात करें कि किस सेक्शन में कितना पढ़ना है, तो देखो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में आपकी एनसीईआरटी जो है एंशिएंट मिडाइवल की, वो इनफ है। ठीक है, आपका उससे काम हो जाएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, एंशिएंट और मिडाइवल से क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में नहीं आता है, कल्चर से ही आता है जनरली। ठीक है, तो हालांकि आपको एंशिएंट और मिडाइवल की पुरानी वाली एनसीईआरटी जो है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, उसी से आपका कल्चर भी कवर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट है या आपको नहीं कर पा रहे हैं, आपको कंटेंट और चाहिए थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ पे किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और जब मैं कोचिंग के नोट्स की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लास नोट्स की बात कर रहा हूँ, मैं बुकलेट की बात नहीं कर रहा। बुकलेट पढ़ने से अच्छा तो फिर बुक ही पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि वो भी नोट्स जो बुकलेट भी जो बनाई गई है वो भी कई बुक से बुक्स को कंपाइल करके, बुक से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट ले करके एक कंपाइल करके बनाया गया है, तो उसको पढ़ने का उतना ही टाइम उसमें खर्च होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना
यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात आपको याद रखने वाली है कि यूपीएससी में कोई ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में, ज़्यादातर सेक्शंस में कोई भी एक बुक आपको सारा सब कुछ नहीं दे जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर ज्योग्राफी का एग्जांपल लूँ तो कोई भी एक बुक ऐसी नहीं है जो आपको ज्योग्राफी का सारा सिलेबस एक जगह इकट्ठा करके दे दे, ठीक है। या बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपने अगर कोई बुक पढ़ भी ली तो कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो करंट अफेयर से आएगा, करंट से आएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन करंट से आएगा। आप फ्लड पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो कि अर्थक्वेक आने पे क्या करना चाहिए, वो पूछ नहीं रहा है। वो उसको एनवायरमेंट से लिंक करके, सुनामी और एनवायरमेंट को लिंक करके पूछ रहा है, क्लाइमेट चेंज को। तो आप कैसे करोगे, है ना? तो इसलिए क्या है, आपको कम से कम पढ़ना है। आपको ज़्यादा, अगर आप स्टैटिक पे ही पढ़ रहोगे तो आप कब ट्रेंड फॉलो करोगे? ट्रेंड भी अभी मैं समझाऊंगा ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। तो आपको ट्रेंड फॉलो करना है, तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि अपना वजन कम से कम रखो। वो कहते हैं ना, अनपढ़ का बस्ता भारी। अपना बस्ता कम से कम रखना है, कम से कम किताबों पे जाना है। तो इसलिए जब मैं क्लास नोट्स बोलता हूँ तो कोई भी क्रिस्पी नोट्स उठा लो कि हाँ चलो फ्लड्स हैं, फ्लड्स के बारे में 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, हो गया फ्लड्स, अब नहीं पढ़ना। अर्थक्वेक के बारे में 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, हो गया, छुट्टी, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, तो ये, अब आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी पता भी है। ज़्यादातर चीज़ें तो आपको पता ही होती हैं, ठीक है। तो उनको बस एक ऑर्गेनाइज वे में पढ़ना है कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो मैं 10 पॉइंट लिख पाऊँ, 5 पॉइंट लिख पाऊँ क्वेश्चन। वो अब हमें क्या करना है, अब हमें उस पर ट्रेंड फॉलो करना है करंट अफेयर्स पे से, ठीक है। तो बुक पढ़ने का बहुत सारा बेनिफिट है नहीं यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा नहीं, एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, बुक वहीं पढ़िए जहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है, जहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, और कम से कम किताबें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर जो होगा हमारा, ये इससे हो जाएगा, एनसीईआरटी से हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप किसी कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं, अगर आपने कोचिंग कहीं पे ली है तो आप वही नोट्स पढ़िए, मैं वही कहूँगा कि आप उसी को रिकमेंड कीजिए, ठीक है। अगला जो हमारा सेक्शन आता हुआ आता है हिस्ट्री का। एंशिएंट मिडाइवल पूछता नहीं है, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेनली, अभी हम इंडियन की बात कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको दो ही चीज़ें पढ़नी है। एक तो हमारी एनसीईआरटी जो है, ओल्ड एनसीईआरटी, प्लस स्पेक्ट्रम। ये दो चीजें मोर देन इनफ है, इनसे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। या जैसे कि मेरे चैनल पे भी हिस्ट्री के नोट्स, मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री के नोट्स मिलते हैं, उसमें भी सब कुछ कवर है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो बात वही पढ़ने वाली है, एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना आपको वही सब चीज़ें, वही 10 चीज़ें हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो बदलने वाली है नहीं। ऐसा तो है नहीं मैं कुछ और लिखूंगा अपने आप से बना करके, क्या अरे उस दिन गांधी जी उठे होंगे, ऐसा क्या होगा, चलो है, ऐसा नहीं है। वही चीज़ें हैं, वही इवेंट्स हैं, उन्हीं को सबने अपने अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत हैं, या आपको, और आपको लगता हो कि स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी है, लेकिन अगेन फिर वही बात, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। आप पढ़ने लगे 500 पेजेस की बुक्स, वो नहीं करना है आपको। आपको कोई नोट्स वगैरह अगर आपको लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, स्पेक्ट्रम को वो कंपनसेट कर दे रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो एनसीईआरटी ही बहुत है इसके लिए, ठीक है, समझ आ गया। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। अगेन ज्योग्राफी में कोई एक वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है। ज्योग्राफी में कोई एक बुक नहीं है जो आपको क्या बोलते हैं कि आपको सब कुछ एक जगह पे दे सकती है, पूरा सिलेबस ज्योग्राफी का। तो यहाँ पे क्या रिकमेंडेड है, यहाँ पे आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी वाली वीडियो में बता चुका हूँ मैं, कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कितना वेटेज किस एनसीईआरटी को देनी है, कितना पढ़ना है, कितने नोट्स पढ़ना है, ये सब मैं बता चुका हूँ पुरानी वीडियोस में, ठीक है। उसके साथ ही जो 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मेंस में भी आपको हेल्प करती है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हर साल 2-3 क्वेश्चन तो उससे डायरेक्ट आते ही है प्रीलिम्स से, ठीक है। इनडायरेक्ट तो बहुत ही आते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसी चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे ही जो एनसीईआरटी की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बोला है कि ये क्वेश्चन बोला गया है और ये क्वेश्चन आएगा या आ जाता है, इस तरीके पूछ लेता है। और 2024 में उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं ऐसे कैसे ही, 2024 के प्रीलिम्स के एग्जाम में, और 2025 में भी आएंगे। तो अगर आप चाहें तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी की वीडियोस मेरी चैनल पे पड़ी हुई है, इसी चैनल पे यूपीएससी एक्सेसिबल पे। आप चाहें तो सारी वीडियोस देखिए, बार बार देखिए उनको, बार बार आप देखिए, आपको रट जानी चाहिए, ठीक है। अभी 11th क्लास की वीडियो ही चल रही है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़नी आपको 6 to 12 सारी ही है। उसके बाद क्या करना है आपको, अगेन यहीं पे
कोई भी कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं आपको, क्लास नोट्स जो होते हैं जो टीचर डिक्टेट करते हैं क्लास में, उससे आपका जो बचे कुछ चीज़ जो आपकी कमी है वो पूरी हो जाएगी। ज्योग्राफी में प्रॉब्लम क्या होती है? ज्योग्राफी में प्रॉब्लम होती क्या है? ज्योग्राफी में प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको पता है उसका आंसर क्या है, सब कुछ पता है आपको, लेकिन आपको लिखना क्या है वो नहीं पता, किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज अपने आंसर को करना है। ज्योग्राफी सबसे इजी सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग में जो प्रॉब्लम आती है वो ज्योग्राफी में आती है, क्योंकि पता ही नहीं है कैसे को लिखना है। तो उसके लिए आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स जो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, उससे आपको कंटेंट एनरिचमेंट होगा, आप फिर अपना आंसर बेटर वे में लिख पाएंगे। ठीक है, तो हो गया, मेरी वीडियो देखी 11वीं क्लास की, वो तो आपको देखनी ही है। कोई भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए, मैं भी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, आप चाहें तो वो भी, मेरे भी नोट्स ज्योग्राफी जल्दी आने वाले हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों के कंबाइन बनाऊंगा, और ऐसा भी करूंगा कि प्रीलिम्स के अलग से भी दूंगा, कि आपको लास्ट टाइम बचा हुआ प्रीलिम्स से 1-2 महीना पहले सिर्फ प्रीलिम्स के ही नोट्स दे दूंगा कि ये पढ़ लो, प्रीलिम्स में हो जाएगा, और वो नोट्स आपको मेंस में भी बाय डिफॉल्ट हेल्प करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अगला आते हैं सोसाइटी पे। तो सोसाइटी में देखो, पहली बात तो एनसीईआरटी ही पढ़ लो, एनसीईआरटी ही पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन तो करंट से ही आना है, और अगर एनसीईआरटी नहीं समझ आ रही है तो कोई भी कोचिंग के नोट्स ले लो, कोई भी कोचिंग के नोट्स उठा लो। नोट्स लेने में ये फायदा होता है कि अगर आप अपडेटेड नोट्स लेते हैं तो उसमें जो कुछ साल में जो करंट में इश्यूज जो रहे होते हैं ट्रेंड में, वो कवर कर लेता है। तो यहाँ आपको पकी पकाई खिचड़ी बन जाती है, आपको खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये फायदा होगा। क्योंकि सोसाइटी में वो ये नहीं पूछने वाला कि डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सोसाइटी, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट सोसाइटी, वो सोसाइटी की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे क्या होता है, नहीं, घर कैसे बने होते हैं, गलियां कैसी होती हैं, लोग आपस में कैसे बातचीत करते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क दैट। वो पूछने वाले हैं क्या? अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे एक इशू आता है, यहाँ पे एक इशू नहीं आता, एक नया जो हमारा कंसेप्ट आया है वो आया हमारा ट्रेंड। यूपीएससी का ट्रेंड हर साल चेंज होता रहता है। अरे क्या है ट्रेंड से मतलब? ट्रेंड का मतलब ये है कि देखो, एक तो होता है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स जो डे टू डे इवेंट्स जो हो रहे हैं, घट रहे हैं, चल रहे हैं, उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको करंट अफेयर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे आते हैं इश्यूज। इश्यूज क्या होते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट, ये एक इशू है, पॉवर्टी एक इशू है कि नहीं है ना? क्या बोलते हैं कि जो इक्वालिटी एक इशू है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये एक इशू है ना? तो ये इस तरीके के लगभग 130 से 40 इश्यूज हैं, अगर आप उनको कवर कर लेंगे तो आपका पूरा यूपीएससी का सिलेबस हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो सब हम पढ़ रहे हैं वो सब उसी उन इश्यूज को ही लीड करता है, वो सब उन इश्यूज के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अब ट्रेंड में क्या है? इश्यूज तो ये हैं, लेकिन इन इश्यूज में आजकल कौन सा चल रहा है, अभी प्रेजेंट में कौन सा चल रहा है? जैसे कि यूसीसी, यूनियन सिविल कोड, वुमन के से रिलेटेड इशू तो कोई ना कोई हमेशा रहता ही है, वुमन सिक्योरिटी से, वुमन इंडिपेंडेंस से हमेशा कोई ना कोई इशू रहता है और रहना भी चाहिए। ठीक है, अभी एक इशू क्या चल रहा है आजकल? सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इस पर लॉ पास होता है या कुछ भी होता है तो वो आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आजकल एक इशू और भी चल रहा है जो शायद पीछे पूछा भी गया है, एक इशू है कि जो पार्लियामेंट में जो है आजकल ऑर्डिनेंस पास करना, जो ये हमारा ऐसा बोला जाता है, जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट चल रही है 2024 से पहले वाले जो इनका जो कार्यकाल था, उसमें इन्होंने क्या किया कि बहस बहुत ज़्यादा होती थी, तो उस बहस को अवॉइड करने के चक्कर में उन्होंने क्या करते थे कि वो जो उनको बिल इंपॉर्टेंट लगते थे उनको ऑर्डिनेंस में ले आते थे। मतलब सेशन खत्म होने के बाद वो प्रेसिडेंट उसका ऑर्डिनेंस इशू कर देता और फिर उसके लिए जब अगले सेशन में उसको पास कर दिया जाता था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऑर्डिनेंस जो है, आप तो कोई भी बिल होगा, आप अगर डिस्कशन अवॉइड करने के लिए कोई भी बिल को ऑर्डिनेंस में ले आओगे तो उस पर तो डिस्कशन होगा ही नहीं। आप कैसे उस ऑर्डिनेंस का मिसयूज कर रहे हो? कैसे ऐसा हो सकता है कि आप मिसयूज कर रहे हो? उनका ये कहना है कि जो अपोजिशन पार्टी है
वो क्या कर रही है, वो डिस्कशन के बहाने जो क्या करती है वो स्टॉल करती है और टाइम जो खराब होता है, हमारे पास उतना टाइम नहीं बचा कि हम वो उतने ज़रा बिल एफिशिएंटली पास कर सकें। और ये बिल जो थे वो नेशनल सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंट थे। और हमें क्या था, इसलिए इसी साल हमें पास कराने थे, तो हम ऑर्डिनेंस ले आए। तो अब वो क्या होता है, उनके तर्क हमें देखने हैं, दोनों को हमें बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इशू क्या रहा यहाँ पे, ट्रेंड में क्या रहा यहाँ पे, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होती है। अब इसमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है किस तरीके का, कि ऑर्डिनेंस पावर का ओरिजिन कहाँ से हुआ। अब आपको फिर वो दोबारा 1861 1892 लेकर के जाएगा, पूछ सकता है बिल्कुल इस तरीके का क्वेश्चन। और ऑर्डिनेंस पावर की जो वो होती है वैलिडिटी क्या होती है उसकी, ऑर्डिनेंस पावर की क्या कितनी उसकी उसकी मतलब क्या बोलते हैं, जो जुरिडिक्शन है, एससी उसको अप्रूव करता है कि नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट हमारा अप्रूव करता है कि नहीं करता, ऑडियंस पावर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आज की तारीख में, ये सब चीजें वो पूछ सकता है, पूछ सकते हैं। यूपीएससी तो कुछ भी पूछ सकती है, ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर एक थोड़ा टाइम पहले ट्रेंड में था, कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर गलत तो नहीं है, प्रेसिडेंट जब चाहे गवर्नर को हटा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे कैबिनेट है, कैबिनेट का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखा जाए तो थ्रू प्रेसिडेंट किसी भी गवर्नर को कभी भी हटा सकते हैं, एक स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव हेड है। तो क्या ये सही है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर भी काफी टाइम पहले ट्रेंड में था। तो ये सब ट्रेंड्स आपको पहचानने हैं। और जो ये छोटे मोटे इशू जो टॉपिक्स हैं बीच में घुसाए हुए हैं, जैसे सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, उनमें क्वेश्चन जो आएगा वो स्टैटिक से इतनी मोटी किताब पढ़ के नहीं आएगा, उनमें जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं ट्रेंड से आएगा। और ये आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा GS1 के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, 1 2 3 4 पोर्शन, इसमें चारों वर्षन के बारे में हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे GS पेपर 2 के बारे में। GS पेपर 2 में जो है 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं, 5 मेजर जो है सेक्शन है। पहला हमारा कौन सा, पहला हमारा पॉलिटी है, दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दोनों तो लगभग रिलेटेड ही है, तीसरा भी रिलेटेड ही है, वो है हमारा गवर्नेंस, चौथा हमारा है सोशल जस्टिस, और पांचवा हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट IR। अब इनको कवर करना। अब ये जो पेपर है ये पेपर मिक्सअप है, इसमें ऊपर की और 3 कंपोनेंट्स हैं वो उनमें स्टैटिक ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें मतलब करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन इसमें भी करंट अफेयर से आ जाते हैं, लेकिन चीज़ें रिलेटेड जो है वो ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन से ही है। ये वाला पोर्शन है, ये इसमें करंट अफेयर से ज़्यादा पोर्शन आता है, चीज़ें स्टैटिक पोर्शन से कम रिलेटेड है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस है हमारा, लेस गवर्नमेंट इज मोर गवर्नेंस क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कि जितना ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज छोटा रखेंगे उतना ज्यादा आपको गवर्न करने में इजी होगा, उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब है तो स्टैटिक से रिलेटेड। लेकिन अभी करंट में इशू चल रहा था, 2014 में गवर्नमेंट आई, 2014 में जो गवर्नमेंट आई थी बीजेपी की, उन्होंने कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का था नंबर ऑफ मिनिस्टर उसमें थोड़ा कम कर दिया। तो ऐसा बोला जाता है कि अब ये एफिशिएंटली काम करेगी क्या, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, है ना। अगेन वही डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर वाला मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको। तो वो इशू करंट में भी था और पॉलिटी से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड है ना, और गवर्नेंस तो है ही। तो ये सब चीज़ों में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, साथ में इनका तीनों का एक इलाज है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत हमारा इनका इलाज है। ठीक है, प्रीलिम्स का आपका सब कुछ कवर हो जाएगा उससे। मेंस में आपको लक्ष्मीकांत में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्यों आ सकती है, क्योंकि लक्ष्मीकांत में फैक्चुअल चीजें ज्यादा हैं, उतना ज्यादा उसको एनालिसिस उसका नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको या तो आप DD बसु ले लीजिए, DD बसु का अपडेटेड वर्जन जो है वो ले लीजिए, लेकिन DD बसु पढ़ने में बहुत बल्कि है, टाइम वेस्ट होगा, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें फिल्टर नहीं कर पाएंगे खुद से। अगर आप कर सकते हैं, अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है आपको क्या उसमें से निकालना है, या आप उससे पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी DD बसु को, तो फिर आप ठीक है, फिर आप DD बसु पे ही जाइए, फिर आप DD बसु पे या ऐसी कोई और बुक, ठीक है, उस पर जाइए, और उसमें से आप जैसे आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे उसमें से पढ़नी चाहिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे
ये चीज़ नहीं है तो वो निकाल के अपने नोट्स में बना लीजिए उसको, और जब आपका मीन्स आएगा उसमें चिपका दीजिएगा, ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो आप फिर वही अगेन नोट्स किसी भी कोचिंग के, तो उसमें आपको पके पकाए खिचड़ी मिल जाएगी। उसमें अगेन वही कि थोड़े बहुत रीसेंट ट्रेंड्स भी कवर किए जाएंगे, या पिछले 5 6 7 साल में जो ट्रेंड्स रहे हैं उनके बारे में तो कम से कम आपको नोट्स में बताया ही गया होगा, कोई भी टीचर बताएगा। मान लीजिए मैं ज्योग्राफी ही पढ़ा रहा हूँ, मैं डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पीछे जितनी भी डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कि जो हमारा केदारनाथ में जो क्लाउड बस्ट हुआ था, है ना, मुंबई फ्लड्स के बारे में, ये सब चीज़ें तो मैं पढ़ाऊंगा ही, तो पिछले 4 5 साल की चीज़ें तो बताई जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको पॉलिटी में भी पिछले 4 5 साल के जो इशू, जो ट्रेंड्स में रहे उनके बारे में बताया जाएगा, तो आप आगे के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और मेंस क्या, अगर आप अपडेटेड नोट्स लेंगे तो उस साल का भी आपके पास करंट का इशू जो होंगे वो मिल ही जाएंगे आपको, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। सोशल जस्टिस में तो देखो कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये तो 2 4 6 1 2 क्वेश्चन आने हैं 2 4, उसके लिए कोई किताब पढ़ोगे तो बेवकूफ़ी है, तो वही किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं और करंट अपना ध्यान रखना है, करंट पे ही फोकस करना है आपको। करंट में से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे कौन कौन से इशू जो है, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक पे, और फिर अपना उसके हिसाब से काम करना है, प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, आईआर देखो, आईआर आ गया हमारा। आईआर में ज़्यादातर जो है 90% जो है वो करंट अफेयर्स ही है तो 100% ही, है तो 100% ही, लेकिन वो जो 10% है वो बेस है। मान लीजिए मैं अभी कोई ब्रिक्स के बारे में कुछ बात पूछ रहा हूँ, कोई ब्रिक्स के बारे में कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, या G20 के बारे में कोई क्वेश्चन आया हुआ है, या किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन, नैम के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या नैम आज भी रिलेवेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, आप उसके ऊपर आंसर लिखेंगे, ये क्वेश्चन 90% जो करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। लेकिन ये तो आप बताएंगे ना कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स के बारे में तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। मान लीजिए आपकी लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडिया की जो नेबर कंट्रीज हैं उनके लिए जो हमारी पॉलिसीज है उसके बारे में जो कोई अगर न्यूज़ है, अभी न्यूज़ में कुछ है करंट अफेयर्स में, तो वो आपको बताना पड़ेगा, वो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन हमारे नेबर से हमारे रिलेशंस कैसे रहे हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान से जो रिलेशन हमारे स्टार्ट हुए कब हुए, 1947 से। चाइना से कब हुए, 1948 से। क्या रिलेशंस रहे, हमेशा से ऐसे ही रिलेशंस थे, क्या कभी अच्छे थे, क्या बीच में बेकार हुए, आज कैसे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर इसमें करंट अफेयर्स में है, लेकिन इसमें आपको एक चीज पे ध्यान और देना है यहाँ पे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है क्या उसमें कोई चेंज आया है, अगर तो वो चेंज को आपको ध्यान में रखना है। क्या चेंज, किस तरीके का चेंज, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फॉरेन पॉलिसी हमारी, सपोज कीजिए हमारे पाकिस्तान से रिलेशंस काफी टाइम से एक जैसे चल रहे थे, अच्छे या बुरे, अचानक से वो रिलेशन बदल गए, पहले अच्छे थे अब बुरे हो गए, या पहले बुरे थे आज अचानक से सुधर गए, तो वो ऐसा क्यों हुआ, ये चेंज क्यों आया और क्या चेंज आया, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इन चेंजेस का क्या इंपैक्ट होने वाला ये भी आपको पता होना चाहिए। और सपोज कीजिए कोई चेंज आता है, किसी भी कंट्री का एग्जांपल देता हूं, तो वो कंट्री भी फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है, या वो ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सपोज कीजिए इंडिया को यूएन में कोई किसी भी कोई मतलब कोई भी अगर उसकी काउंसिल उसको हेड करने का मौका मिलता है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ने वाला है, इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया की पॉलिटी पे, इंडिया के लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना। इसीलिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको पहचानना है। मान लीजिए मालदीव से रिलेशंस पहले कैसे थे, फिर बिगड़े, फिर सुधरे, आगे क्या होने वाला है, ये सब चीजें आपको ध्यान में, तो मालदीव इंपॉर्टेंट हो गया। मालदीव की थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तो थोड़ा सा। अब ये जो 10% का जो कंटेंट है, इसके लिए आई वुड नॉट रिकमेंड टू रीड 500 पेजेस बुक। मैं तो नहीं कहूंगा कि आप 500 पेजेस की बुक पढ़िए, दुनिया में 206 कंट्रीज हैं, सबकी हिस्ट्री पढ़िए, नहीं, अगेन वही ट्रेंड पहचानिए, कौन सी कंट्री पिछले 6 महीने में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 6 महीने में न्यूज में रही है, क्या ऐसे एकदम से चेंजेस आए हैं, क्या ऐसा हुआ है कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बेस्ड ऑन कैसे, पीवाईक्यू से पता चल जाएगा आपको।
अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं फिल्टर पकड़ पा रहे हैं, तो PYQs पे चले जाइए, समझ गए। तो आपको क्या होगा यहाँ पे पता चल गया कैसे पहचानना, ये मैंने बता दिया। इस 10% के लिए आपको बुक मत पढ़िए, कोई भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए। आपको हर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो इंपॉर्टेंट हमारे जो खासतौर से नेबरिंग कंट्रीज हैं, या जो इंपॉर्टेंट जिनसे हमारे रिलेशन हैं, उनके बारे में, जैसे इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि जो बड़ी कंट्रीज हैं जिनसे कि ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किस कंट्री से है? USA से, चाइना से, है ना, यूरोपियन यूनियन, ये सब जो इस तरह की चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एक एक दो पैराग्राफ आपको मिल जाए, तो वो आप थोड़ा ध्यान में रखिए। और जो चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन या जो कंट्री पिछले 5-6 महीने में न्यूज़ में रही हैं, कोई इवेंट्स ऐसे हुए हैं, तो उसके बारे में आपको फिर थोड़ा सा और डिटेल में बनना पड़ेगा, ठीक है। उसमें न्यूज़पेपर आपके हेल्प करेगा, मैगजीन्स वगैरह हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था हमारा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस, ये काफ़ी हद तक लक्ष्मीकांत से कवर हो जाता है। कहीं अगर आपको लगे कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस में, हाँ, इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पे कि आप जब भी कभी आंसर राइटिंग करें या प्रीलिम्स की भी तैयारी करें, तो एक बार बेयर एक्ट जो होता है, जो बोलते थे PM बख्शी, उससे वो आर्टिकल एक बार पढ़ लीजिए कीजिए। आर्टिकल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आपको प्रीलिम्स में तो हेल्प मिलेगी, मेंस में भी आपको आंसर राइटिंग में हेल्प मिलने वाली है। प्रीलिम्स में भी कई बार कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आर्टिकल ना पढ़ने की वजह से छूट जाते हैं या गलत हो जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो पेपर 2 हमारा कवर हो गया। अब हम बढ़ते हैं पेपर 3 की तरफ। अब देखो, वीडियो तो खाली बुक लिस्ट की बताई है, मैंने बनाई है, लेकिन इसमें ये भी कवर हो गया कौन सी चीज़ कैसे करनी है, करंट अफेयर्स कैसे करना है ना, IR कैसे करना है, उसमें स्टैटिक पोर्शन कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें भी हम धीरे धीरे हमने बाय डिफॉल्ट इस वीडियो में कवर कर ली है। अब हम आ जाते हैं पेपर 3 पे। पेपर 3 जो है सबसे डायनामिक है, सबसे ज़्यादा डायनामिक है। इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हमारे, सबसे पहले तो हमारा साइंस एंड टेक ही है। साइंस एंड टेक में इस पेपर की बहुत बड़ी खास बात है क्या, कि इससे क्वेश्चन ना तो साइंस से आता है ना टेक से आता है, इसमें क्वेश्चन जो आता है वो बीच में एंड से आता है। अब देखो, क्वेश्चन कोई नहीं आता, ना साइंस से आएगा ना टेक से आएगा, कोई पूछता ही नहीं कुछ भी, सब एप्लीकेशन पूछता है। सब क्या पूछेगा, एप्लीकेशन के बारे में पूछेंगे। ये नहीं पूछेगा कि स्पेस डेब्री जो है कि वो कैसे कम किया जाए, नहीं, स्पेस डेब्री क्यों कम किया जाए, है ना, क्यों कम किया जाए, क्यों हल्ला मचा रहे हैं स्पेस डेब्री के ऊपर। क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये नहीं कि हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें उस टेक्नोलॉजी के बारे में, या हम रोज नई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, रोज चांद पे जाने की हम सोच रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, ये मैं बताइए चंद्रयान के कंपोनेंट्स क्या क्या थे। नहीं, जब हमारे देश में काफ़ी एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो लोगों का पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो हम चांद पे जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमें पहले उन लोगों को रोटी देनी चाहिए। यही क्वेश्चन आते हैं ना, इसी तरीके के क्वेश्चन, है ना। वो ये तो नहीं पूछता ना कि चंद्रयान 4 में कौन कौन से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उनका हायरार्किकल ऑर्डर लिखिए या उसके कंपोनेंट्स लिखिए, कहाँ कहाँ से किस कंट्री से क्या कोलेब्रेशन किया गया है, ऐसा तो नहीं पूछते। तो क्वेश्चन जो आता है वो बहुत घूम फिर के आते हैं। तो वही अगेन गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उनको इंजीनियर नहीं चाहिए, उनको एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। तो क्वेश्चन जो आएगा वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आएगा, पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड आएगा। ये साइंस और टेक्नोलॉजी आगे जाके हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए कैसे काम आ सकती है या नहीं आ सकती, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगला अगला हमारा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स, नॉट इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। देयर इज अ डिफरेंस। ये इंडिया की इकोनॉमी के बारे में है, ये कोर सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का। हमें डिमांड और सप्लाई नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी है, कैसे वो पास्ट में रही है, आगे उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और इन चेंजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है लोगों पर, हमें ये पढ़ना है। तो देयर इज अ डिफरेंस, ध्यान रखिएगा कि हमें कोर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद अगला इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनवायरमेंट, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें इंटरनल सिक्योरिटी। देखो, इंटरनल सिक्योरिटी में तो मैं तो साफ बोलता हूँ
इसमें तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोचिंग के नोट्स उठा लेना छोटे मोटे, वाजीराम के आते हैं वो भी देख सकते हो, या कोई भी किसी कोचिंग के उठा सकते हो वो देख लेना, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स नोट्स प्लस करंट अफेयर्स जो आप करते रहोगे उसी से आपका हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस अपनी आंखें खुली रखनी है, ठीक है। साइंस एंड टेक पे आ जाते हैं। साइंस एंड टेक में देखो जनरल साइंस के जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जो जनरल साइंस के बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। पीवाईक्यू से आपको कंसेप्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए, अब वो आप 9th-10th की एनसीईआरटी से कर लीजिए या किसी और बुक से कर लीजिए, 11th-12th की एनसीईआरटी से कर लीजिए, या कोई बुक से कर लीजिए, किसी कोचिंग के नोट से कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। लेकिन जिन टॉपिक्स पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले 10-12 साल के पीवाईक्यू देख लीजिए किन किन भी टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा है, और उनकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है, वो आपको कर लेने हैं। बेसिक कंसेप्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, रॉकेट साइंस वगैरह मत देखना, बेसिक कंसेप्ट। अगला हमारा आता है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। अगेन जो मैंने एनसीईआरटी बताई वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। अब इसमें देखो, इसमें करने के दो तरीके हैं, इसमें करने के दो तरीके हैं इंडियन इकोनॉमी को करने के। पहला तरीका ये है कि आप कोई भी एक ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म पकड़ लीजिए, जैसे कि अभी आजकल ट्रेंड में चल रहा है अगेन मृणाल, हमारे सर मृणाल सर है, वो इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वो आपको वीडियोस भी दे देंगे, आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, आपको बजट भी पढ़ा देंगे, आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा देंगे, करंट अफेयर्स की तो चलता ही रहता है सब कुछ, स्कीम्स वगैरह सब। जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो हम स्कीम्स उसमें इंक्लूडेड होती है, तो स्कीम्स भी आ गई हैं उसमें, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पता है स्कीम से ही आते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये पहले से कर रहे हैं, मृणाल सर का नहीं किसी और का भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है या उनको लगता है कि वो नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत बल्कि हो जाता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाती हैं और आप इनको कवर नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप अपना बी प्लान लीजिए, और बी प्लान में क्या करना है, अपने जो आपकी तैयारी इकोनॉमी की, इकोनॉमी डेवलपमेंट की, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहला स्टैटिक जो कि है ही, दूसरा हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो करंट अफेयर्स तो है ही, साथ में इसमें बजट भी आ जाता है, इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाता है, और हमारी स्कीम्स भी आ जाती है, इसी में आ जाती है। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो स्टैटिक पोर्शन के लिए जो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे अच्छी तो है संजीव वर्मा, संजीव वर्मा पढ़ लो, मीन्स का किस्सा खत्म, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको आंसर राइटिंग के लिए भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी संजीव वर्मा से। और जो लोग अगर मान लीजिए कोई रमेश सिंह पढ़ रहे हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी फिर उसी को फॉलो कीजिए अगर आप रमेश सिंह पढ़ रहे हैं। या कुछ लोग श्रीराम IAS करके श्रीराम सर की बुक आती है वो पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप स्विच मत कीजिएगा, आप स्विच करने से अगर आप ऑलरेडी बुक पढ़ चुके हैं तो आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना कि आपको नुकसान हो जाएगा, जितनी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन इन तीनों में से किसी से नहीं आना, क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आना है। ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। किस चीज़ में हेल्प मिलती है कि इन आपको अपना आंसर रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, आप अपना आंसर रिप्रेजेंट कैसे कर पाते हैं। तो वो चीज़ आपको देखनी है। अगर आप बुक से और करंट अफेयर किसी भी इन तीनों से, एक बुक से और या करंट अफेयर से आप कर पा रहे हैं तो आपको फिर किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है, आपका काम इससे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, अगला हमारा आ गया एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए तो देखो शंकर IAS है ही, या फिर एक कोई और बुक आती है सिंघानिया सिंघानिया करके, या कोई भी जो आप बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी एक अच्छी बुक जो होती है स्टैंडर्ड बुक। मैंने शंकर IAS पढ़ी तो मैं वही बता रहा हूँ, मैंने वो देखी है तो वो बता रहा हूँ आपको। तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ सकते हैं। साथ साथ थोड़ा बहुत जो करंट में जो इश्यूज रहते हैं, करंट के जो इश्यूज हैं वो आपको ध्यान में रखने, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड खासतौर से, तो इससे आपका हो जाएगा। तो शंकर IAS या कोई भी एक बुक तो आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो आपको बस थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव करंट के इश्यूज में ध्यान रखना है, बाकी आपका करंट का जो एनवायरनमेंट की तैयारी वो आपकी प्रीलिम्स में ही हो गई थी, ठीक है। अब आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है। इनफैक्ट मैं भी जब ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाता ही हूँ। ज्योग्राफी की जब मैं क्लास लेता हूँ तो अर्थक्वेक होगा, ये फ्लडिंग होगी, ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ाई ही जाती हैं। तो अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स लेंगे
उसमें मैं मान के चलता हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें उसमें ज़्यादातर होंगी, बाकी सब करंट से आना है, ठीक है। और अगर नहीं है तो ठीक है, ऑनलाइन कुछ देख लीजिए या कोई भी किसी कोचिंग के छोटे बहुत नोट्स देख लीजिए, ये ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और ये चीज़ें हो जाए। जो छोटे मोटे टॉपिक्स है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 20-20, 50-50 पन्नों के पेज ले लो, देख लो, पन्नों के नोट्स ले लो, देख लो उनको, उन्हीं से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बुक के क्लिक कर पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होना, ठीक है। तो ये हमारा पेपर 3 हो गया। अब हम पढ़ते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट पेपर है, वो हमारा पेपर 4 है। क्यों है इम्पोर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट नहीं, इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि इसमें जितना कम पढ़ लोगे उतना अच्छा है। पेपर 4 में आप जितना कम पढ़ लोगे उतना अच्छा। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल भी मत पढ़ो। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको याद कर लो, उनका मतलब समझ लो, उसके बाद तो फिर सोचना है, बस इसमें प्रैक्टिस करनी है, पेपर 4 में कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसमें तो आप अगर आपको बुक चाहिए, अगर कोई मैं बोलूँ एथिक्स का पेपर है हमारा, एथिक्स का, तो इसमें जो एक बुक है वो लेक्सिकन आपकी अच्छी है, पी.एन. रॉय चौधरी की आती है एक, वो भी आपको पढ़ सकते हो, पी.एन. रॉय, ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हो। कोई और बुक जो आपको अच्छी लगे वो भी आप पढ़ सकते हो। किसी अगर आपको लगता है कि मतलब अभी हम इनसे नहीं हो पा रहा है, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा फिलोसॉफिकल कुछ अप्रोच चाहिए, तो अगेन फिर वही किसी कोचिंग के नोट्स आप देख सकते हो, कोचिंग नोट्स आप देख सकते हो, क्लास नोट्स, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा लेक्सिकन का और क्लास नोट्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, बशर्ते नोट्स अच्छे होने चाहिए, किसी अच्छे टीचर के हों। तो ये दो का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। एक बार पढ़ने के बाद आपको बेसिक टर्म्स आपको लिख के रख लेनी है, उनके नोट्स बना लेने हैं। 10 साल के पिछले पेपर जब से स्टार्ट हुआ 2013-14 से, तब से आप पेपर 4 के जितने भी टर्म्स उसमें आई हैं उन सबको देख लीजिए, उनके नोट्स बना के रख लीजिए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर 4 में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। पढ़ना इसमें ज़्यादा नहीं है, पढ़ना ज़्यादा नहीं है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है कि कहाँ पे एक टॉपिक में आपको 2 किताबें पढ़नी पड़ रही थी, एक पेपर में 5 टॉपिक हैं, उन 5 में से हर एक के लिए आपको 2 किताबें पढ़नी पड़ रही है, या एक किताब एक करंट अफेयर का सेक्शन पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एक किताब भी आपको पढ़नी है, वो भी बहुत ज़्यादा कोई बल्कि नहीं है। साथ साथ किसी कोचिंग के नोट्स देख लेने, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होते, प्रैक्टिस करने जाता है। करंट के इश्यूज आते हैं, ऑब्वियसली बात आते ही हैं, थोड़ा बहुत तो करंट इसमें भी होता है, इश्यूज जो होते हैं करंट में है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। वो सब तो आपको करंट से कवर हो ही जाएगा। कौन से पेपर, कौन से टॉपिक्स करंट अफेयर्स में है जो पेपर 4 से रिलेटेड, वो आपको ध्यान में रखना है, उनको आपको सेग्रीगेट करते जाना, उनको अलग से, उसके ऊपर फिर आपको क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज के बेसिस पे। तो जितने कम से कम पीवाईक्यूज तो सारे आप लिख ही लीजिए। पीवाईक्यूज आजकल जब से पेपर आया, जब से जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उन सबको सॉल्व कर लीजिए। इतना भी कर लेंगे, पीवाईक्यूज भी कर लेंगे, तो भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। बाकी आप मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, उनको ला करके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, वो भी आपको लगाने चाहिए। तो पेपर एथिक्स में ज़रा बहुत कुछ है नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमारा जो एक सब्जेक्ट है अगला, वो है हमारा एसे। अगेन एसे में भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एसे में देखो आप, ऐसे क्या होता है, ऐसे बस आपका एक थोड़ा लंबा आंसर है। यहाँ पे आप 200 वर्ड्स का लिखते हो, यहाँ पे वर्ड लिमिट थोड़ी बढ़ जाती है, लिखना तो वही सब है, वही सब है। ये 200 वाला भी अगर आप थोड़ा सा खुले हाथ से लिखोगे तो 500-600 वर्ड तो ये भी पहुंच ही जाएगा, है ना। तो ठीक है, आप ऐसे में थोड़ा सा आप क्या करो, आप जीएस अच्छे से पढ़ लो, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लो आप, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान दो पेपर 4 पे, एथिक्स पे थोड़ा ध्यान दोगे आप, तो आपका ऐसे अच्छा हो जाएगा, अपने आप अच्छा हो जाएगा आपका, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आप सोसाइटी, अगर मान लो सोसाइटी पे कोई ऐसे आया हुआ है, सोसाइटी हमारा पेपर 4-1 में है, आपने सोसाइटी अच्छे से आपका कवर हो गया, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लिए, तो आप उस टॉपिक पे ऐसे लिख सकते हो, है ना। अगर मान लो करंट अफेयर्स से कोई ऐसे आएगा जो करंट में चीज़ है, तो आप लिख सकते हो। एथिक्स ज़्यादा एक ऐसे ऐसा जरूर होता है, फिलोसॉफिकल जरूर होता है, जो एथिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो एथिक्स में अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे में आपको कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना आपको जीएस को ही है और करंट अफेयर्स को ही है। ऐसे में आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले 10-12 ऐसे, 8-10 ऐसे, जितने भी आपको लगे, आप ऐसे 10 तक लिख लें, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ कितने वर्ड में क्या क्या वर्ड लिमिट रहती है, क्या वो होता है उसमें। थोड़ा सा इसमें भी प्रैक्टिस ही ज़रूरी है,
यहाँ पे भी जो है वो प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। यहाँ पे नॉलेज को आप तो जीएस से ही आएगी, करंट से ही आएगी। एथिक्स भी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ जीएस, ठीक है। तो नॉलेज में आपको करंट से ही आएगी और जीएस से ही आएगी। आपको बस अपना लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि वही चीज़ जो आप जीएस में 200 मार्क्स में 200 वर्ड्स में कर रहे थे, वो आपको थोड़ा वर्ड लिमिट बढ़ा करके करनी पड़ रही है। बस यही है, और तो कुछ नहीं है। साइंस एंड टेक से जो ऐसे आता है वो भी तो एक साइंस एंड टेक के क्वेश्चन की तरह ही होता है। आपको उस वर्ड लिमिट थोड़ी बढ़ा के लिखनी है। तो वो चीज़ आपको ऐसा है कि आपको अपना थोड़ा सा 10 बार आप ऐसे लिख लीजिए, पहले एक ऐसे लिखिए, उसका रिव्यू करवाइए किसी भी अपने मेंटोर से, टीचर से, मुझे भेज दीजिए, मैं देख लूँगा, ठीक है। जब आपको लगे उसमें कोई कमी रह गई या जो भी कुछ रिस्पॉन्स आएगा, उस हिसाब से फिर आप अगला ऐसे लिखिएगा। इस तरीके से आप कीजिए तो हो जाएगा। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे में कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, ऐसे में सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। तो ये मेजर हमारे 5 पेपर थे, इनके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये हो गया। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि मुझे वो 10 किताबें मुझे नहीं पढ़नी है, मुझे 10 किताबें नहीं पढ़नी है, मुझे एक ही किताब बार बार पढ़नी है। अगर आप 10 किताबें करेंगे तो आप एक भी क्वेश्चन टफ नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक किताब को अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो उम्मीद है, ऐसा माना जाता है कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। और आप ये करके देखिए, आप पहले एक किताब को अच्छे से पढ़ लीजिए, पहले एक सोर्स को जो मैंने अभी बताया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर वो चीज़ आपकी हो जाएगी तो तब आप आगे बढ़िएगा। अगर आपको कुछ करना भी है, वैसे मुझे लगता नहीं, अगर आप वो कर लेंगे, एक किताब कर लेंगे जो मैंने सोर्सेस में बताए हैं, मैंने आपको कम से कम बताए हैं, उन कम से कम सोर्सेज को करने के बाद मुझे लगता नहीं आपको ज़रूरत महसूस होगी कुछ और करने की, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं, पहले संजीव वर्मा पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, फिर रमेश सिंह पढ़ते हैं, फिर श्री राम पढ़ते हैं, फिर मृणाल की वीडियो देखते हैं, फिर चारों से मिला करके नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आईएएस का पेपर ऐसे क्लियर नहीं होने वाला, इतना टाइम नहीं है आपके पास। कोई भी एक सोर्स पढ़िए, उसमें से आप जो निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, उसको याद कीजिए और फिर अपना उसको करंट अफेयर्स पे अप्लाई कीजिए। यही तरीका है, अप्लाई ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, आंसर राइटिंग ज़रूर करनी है। आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो इन सबका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है सबके करने का। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो जो आएगी बताएंगे किस टॉपिक पे आएगी। अभी आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा आपको क्या क्या सोर्स फॉलो करना है, और कम से कम सोर्सेज है, और आप भी कम से कम सोर्सेज रखने की ही कोशिश कीजिए। बाय, टेक केयर।